सुखवीर नाम का एक मजदूर आदमी अपनी पत्नी सुनीता और एक 10 साल के बेटे सोहन के साथ रहता था। सुखवीर बहुत ही ईमानदार और सीधा साधा आदमी था। तुम तो जानते ही हो, बरसात शुरू हो गई है। पिछली बार बरसात के दिन कितने मुश्किल से कटे थे। घर की छत जगह जगह से टूटी हुई है। अगर तुमने इस बार भी कोई इंतजाम नहीं किया तो पहले जैसा हाल हो जाएगा। बारिश का सारा पानी घर में आएगा। तुम सही कहती हो सुनीता, पिछली बार की बरसात ने बहुत परेशान किया था। इस बार कैसे भी करके छत की मरम्मत जरूर करवानी होगी। सुनीता, मैं मालिक के पास जा रहा हूँ, वो जरूर मेरी मदद करेंगे। अगर मालिक ने पैसे दे दिए तो मैं कल ही छत की मरम्मत करवा दूंगा। इतना कहकर सुखवीर अपने मालिक के पास चला जाता है। मालिक, तुम तो जानते ही हो, इस समय घर में एक भी पैसा नहीं है। बरसात शुरू हो गई है, घर की छत जगह जगह से टूट रही है और मैंने छत की मरम्मत नहीं करवाई तो बारिश का सारा पानी घर में आएगा। पिछली बरसात में तो मैंने अपने घर का सामान अपने पड़ोसी के घर में रख दिया था, लेकिन उसने इस बार सामान रखने से मना कर दिया। अगर इस बार छत की मरम्मत नहीं करवाई तो बारिश के पानी से घर का सारा सामान खराब हो जाएगा। मालिक, मुझे थोड़े बहुत पैसे दे दीजिए, अगले महीने की तनख्वाह में काट लेना। सुखवीर, तुम्हें अच्छी तरह से पता है मैंने कभी तुम्हें किसी चीज के लिए मना नहीं किया। मैंने हर समय तुम्हारी मदद की है और तुम ये भी जानते हो कि हमारी फैक्ट्री दिन पर दिन घाटे में जा रही है। इस फैक्ट्री की वजह से मुझे बहुत नुकसान हो गया है, इसलिए मुझे ये फैक्ट्री बंद करनी होगी। तुम भी अपने लिए कहीं और काम तलाश कर लो। मालिक, ऐसे में मुझे कहाँ काम मिलेगा? मैं तो आपसे बस थोड़े पैसे उधार लेने आया था, लेकिन आपने तो मुझसे मेरा रोजगार ही छीन लिया। सुखवीर, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। जब धंधा ही चौपट हो गया तो मैं तुम्हें पैसे कहाँ से दूं? सुखवीर, मुझे भी तुम्हारी तरह अपने परिवार की चिंता है। मुझे भी कोई दूसरा काम देखना होगा घर के गुजारे के लिए। बेचारा सुखवीर मायूस होकर अपने घर चला जाता है। सुनीता, मालिक ने पैसे देने से मना कर दिया है। इस बरसात में उनका भी हाल हमारी ही तरह है। मालिक ने फैक्ट्री बंद कर दी है, इसलिए मुझे भी काम से निकाल दिया गया। अब मुझे कोई और काम तलाश करना होगा। ये तो बहुत बुरा हुआ जी, ऐसी बरसात में कहाँ काम मिलेगा। पहले तो छत की चिंता थी, लेकिन अब तो काम भी नहीं रहा। जब काम ही नहीं है तो छत की मरम्मत कैसे होगी? सुनीता, तुम परेशान मत हो, मैं कल जाकर जरूर कोई काम ढूंढ लूंगा। अगर ईश्वर ने चाहा तो हम इस छत की मरम्मत भी करवा देंगे। अगले ही दिन सुखवीर काम की तलाश में निकल जाता है। उसकी नजर एक बनिए के गोदाम पर पड़ती है। उसने सोचा, यहाँ जाकर पूछना चाहिए, इस गोदाम में मुझे जरूर कोई काम मिल जाएगा। फिर सुखवीर उस गोदाम के मालिक के पास जाता है। सेठ जी, मैं काम की तलाश में हूँ, क्या आपकी दुकान पर कोई काम मिल सकता है? हमारी दुकान पर काम करने के लिए हमें मेहनती और भरोसेमंद लोगों की जरूरत होती है। तुम किस तरह से काम कर सकते हो? सेठ जी, मैंने खेतों में काम किया है और निर्माण कार्य में भी मेरे पास अच्छा अनुभव है। मैं किसी भी तरह का काम करने के लिए तैयार हूँ। कृपया करके मुझे एक मौका दे दीजिए, आपको मेरा काम बहुत पसंद आएगा। मैं बहुत मेहनत से काम करता हूँ। मेहनत से तो हर कोई काम करता है। यहाँ खेती का काम नहीं होता, बल्कि गाड़ी से बोरे उतारकर गोदाम में रखने पड़ते हैं और फिर उन बोरों को उठाकर ग्राहकों को देने होते हैं। ठीक है सेठ जी, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे बता दीजिए कि कब से आना है। फिलहाल देखो, अभी हमारे पास कोई जगह नहीं खाली है। हाँ, अगर भविष्य में कोई जगह होगी तो हम तुम्हें जरूर बता देंगे, लेकिन अभी के लिए मुझे खेद है, मैं तुम्हें कोई काम नहीं दे सकता अभी। ये सुनकर सुखवीर मायूस हो जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सुखवीर जगह जगह काम ढूंढने लगता है। काम की तलाश में उसे सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन सुखवीर को कहीं भी काम नहीं मिलता। इसलिए वो सोचता है, पूरा दिन हो गया लेकिन कोई काम नहीं मिला। मैं सुनीता से कितने विश्वास से कहकर आया था कि आज जरूर छत की मरम्मत का इंतजाम कर दूंगा, लेकिन अब तो घर में कुछ राशन भी नहीं बचा है, नौकरी भी चली गई। हे ईश्वर, मेरी मदद कर। बेचारी सुनीता मेरी वजह से कितना कष्ट सह रही है। सुखवीर थक हार कर चाय वाले की दुकान पर बैठ जाता है। तभी सुखवीर से एक आदमी कहता है, आज अखबार में आया है कि इस बार बहुत बारिश होगी, लगभग 1 महीने तक लगातार, और बाढ़ आने का खतरा भी है। भाई, कैसी बातें कर रहे हो? ईश्वर न करे ऐसा हो। अगर 1 महीने लगातार बारिश होगी तो किसान और गरीब लोग कैसे जिएंगे?
बारिश की वजह से सारी फसलें मर जाएंगी और गरीब लोग का कारोबार बंद हो जाएगा। अरे भाई, जो अखबार में लिखा है मैं तो बस वही बता रहा हूँ तुम्हें। अरे अखबार वाले तो कुछ भी उल्टा सीधा छाप देते हैं जिससे अखबार ज्यादा बिके। मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अरे होगा वो जो ईश्वर चाहता है। पिछली बार अखबार में छपा था कि इस बार बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। पिछली बार कितनी बारिश हुई थी, अरे मेरी दुकान भी चूने लगी थी। इसलिए अखबार में छपी बातों पे ध्यान मत दिया करो। मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो, हमें अखबार की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, हमें होशियार रहना चाहिए ताकि अगर कोई समस्या आए तो हम तैयार रहें। सुखवीर को इन दोनों आदमियों की बातें अजीब लगती हैं, इसलिए वो वहाँ से उठकर आता है। वो अपनी पत्नी से कहता है, सुनीता, मैंने हर जगह काम तलाश किया लेकिन कहीं भी मुझे काम नहीं मिला। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अब तो घर का राशन भी खत्म हो गया है और सुबह से सोहन की तबीयत भी बहुत खराब हो रही है। उसका सारा शरीर गर्म हो रहा है। मुझे लगता है उसे बुखार है। तुम उसके लिए दवाई ले आओ। लेकिन सुनीता, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है, फिर मैं सोहन के लिए दवाई कहाँ से लाऊं? कुछ ही देर में सोहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। सुखवीर, अगर सोहन को इलाज नहीं मिला तो उसकी हालत और बिगड़ सकती है। तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा। मैं जानता हूँ सुनीता, लेकिन मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। ऐसे में सोहन के लिए दवाई कहाँ से लाऊं? तुम एक काम करो, हम मुकेश के घर चलते हैं, वो मेरी मदद जरूर करेगा। दोनों मुकेश के घर की ओर चल पड़ते हैं। सुखवीर जोर जोर से मुकेश का दरवाजा खटखटाने लगता है। जैसे ही मुकेश घर से बाहर आता है तो सुखवीर मुकेश से कहता है, मुकेश भाई, मेरा बेटा सोहन बहुत बीमार है। अगर उसे जल्दी से कोई इलाज नहीं मिला तो उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। तुम मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दो, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सुखवीर, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूँ भाई, लेकिन देखो मेरे हालात भी कोई अच्छे नहीं है। अरे घर के बहुत खर्चे हैं, बच्चों के भी खर्चे हैं और कमाई उतनी है नहीं जितने खर्चे हैं। इसलिए देखो भाई, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हो सके तो मुझे माफ कर देना सुखवीर। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं तुम्हारी इस परेशानी में मदद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन भाई मैं भी मजबूर हूँ। मुकेश भाई, ये केवल पैसे की बात नहीं है, ये मेरे बेटे के जीवन का सवाल है। क्या तुम वाकई मेरी इस गंभीर स्थिति में मेरी सहायता नहीं कर सकते? क्या मेरे बेटे की जिंदगी तुम्हारी दया और सहायता के लायक नहीं है? सुखवीर, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं सचमुच तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे खुद के हालात इस समय सही नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई न कोई तुम्हारी मदद जरूर करेगा। इतना कहकर मुकेश घर के अंदर चला जाता है। मुकेश की पत्नी मुकेश से कहती है, कौन था दरवाजे पर जो इतनी जोर जोर से किवाड़ पीट रहा था? अरे मेरा दोस्त सुखवीर था। उसका बेटा सोहन बहुत ज्यादा बीमार है। उसके इलाज के लिए उधार पैसे मांगने आया था। मैंने साफ मना कर दिया उधार पैसे देने के लिए। लेकिन सुखवीर तो बहुत अच्छा दोस्त था तुम्हारा। उसने तुम्हारी मुश्किल वक्त में बहुत बार मदद की है, फिर तुमने उन्हें पैसे उधार देने से क्यों मना कर दिया? अरे भाई, मैं कोई दानवीर नहीं हूँ जो किसी की भी मदद करता फिरूं। और रही बात दोस्ती की, दोस्ती केवल मैं तब तक रखता हूँ जब तक मुझे सामने वाले से फायदा होता है। चलो मानो अगर मैंने उसे पैसे उधार दे भी दिए तो वो मेरा पैसा लौटाएगा कैसे? अब तो उसकी नौकरी भी चली गई है। मुझे लगता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ईश्वर न करे उसके बेटे को कुछ हो गया तो मैं क्या करूं? अगर हो गया तो हो जाने दो, वो जाने, उसकी पत्नी जाने। अरे मेरे अलावा और भी बहुत लोग हैं, कोई ना कोई उसकी मदद कर ही देगा। ईश्वर का डर कीजिए, मुसीबत आते हुए देर नहीं लगती है। कहीं ऐसा न हो तुम्हारा ये घमंड तुम्हें ले डूबे। अरे ये सब फालतू की बातें हैं, तुम इन बातों पे ध्यान मत दिया करो। वैसे भी ये कोई घमंड वाली बात नहीं है। अरे भाई, मेरा पैसा है, मैं किसी को दूं या ना दूं, मेरी मर्जी। उधर सुखवीर परेशान बेबस था। उसने सभी जानने वालों से पैसे उधार मांगे, लेकिन किसी ने भी उसे पैसे नहीं दिए। लोगों ने अलग अलग बहाने बनाकर उसकी मदद करने से मना कर दिया। कुछ ने कहा कि वह खुद भी परेशान है, कुछ ने कहा कि उनके पास पैसे नहीं है। उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि वो सोचने लगा, क्या वास्तव में उसके लिए कोई नहीं है जो उसकी मदद कर सके? तभी सोहन अपनी माँ से कहता, माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ठंड से मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। तुम कुछ करते क्यों नहीं? बच्चा मरने को तैयार है। मरता है तो मरने दो, इसे भी पता चले कि ये गरीब बाप के घर में पैदा हुआ है।
मैं थक चुका हूँ लोगों से पैसे उधार मांग मांग के। कोई पैसे उधार देने को तैयार नहीं है। जबरदस्ती छीन के तो नहीं ला सकता ना मैं। ऐसा मत कहिए, तुम एक बार मुखिया जी के पास जाओ, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। मुखिया जी से कहना हमारा बच्चा बीमार है, उसे इलाज की सख्त जरूरत है। मुकेश मुखिया जी के घर पहुंच जाता है। मुखिया जी से कहता है, मुखिया जी, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, उसे इलाज की सख्त जरूरत है, लेकिन मेरे पास एक भी पैसा नहीं है जिससे मैं अपने बेटे का इलाज करवा सकूं। मैंने अपने यार दोस्त रिश्तेदार सभी से पैसे मांगे, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। अब एक आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। सुखवीर, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। बुरे वक्त में कोई किसी की मदद नहीं करता। यार दोस्त रिश्तेदार केवल उसी वक्त तक साथ रहते हैं जब तक इंसान के पास पैसे होते हैं। गरीबी में सब मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन सुखवीर, मुझे ये कहते हुए और भी ज्यादा दुख हो रहा है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम तो जानते ही हो, इस बार की योजना में अभी तक सरकार ने 1 रुपया भी नहीं दिया है। गांव में जो भी छोटा मोटा काम हो रहा है वो सब मैं अपनी ही जेब से करवा रहा हूँ। मेरे ऊपर दुनिया भर का कर्ज हो रहा है और गांव वालों ने एक नया धंधा और बना लिया है। मुंह उठाए पैसे लेने चले आते हैं जैसे उनका बाप रख गया हो यहाँ। माफ करना सुखवीर, मैं तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूँ ये। गांव में और भी बहुत से ऐसे लोग हैं, वैसे मैं तुम्हें उनका नाम नहीं बता सकता। कोई बात नहीं मुखिया जी, जब अपनों ने ही मदद नहीं की तो फिर तुम कैसे कर सकते हो। अब तो ईश्वर की जो मर्जी है वही होगा। इतना कहकर सुखवीर अपने घर की ओर निकल पड़ता है और सोचने लगता है, आज लोगों ने साबित कर दिया कि कोई भी किसी का अपना नहीं होता। बुरे वक्त में तो कोई भी किसी का साथ नहीं देता है। सुखवीर ये सोच ही रहा था कि उसे बहुत तेज चक्कर आ गए और वो जमीन पर गिर पड़ा और फिर बेहोश हो गया। उधर से एक भला आदमी आ रहा होता है। उसने सुखवीर को बेहोश देखा तो उसे सुखवीर पर दया आ गई। अरे, ये तो बेहोश है, इसकी हालत तो बहुत गंभीर लग रही है। मुझे इसे यहाँ पर छोड़कर नहीं जाना चाहिए, ये बेसहारा और कमजोर है। भला आदमी सुखवीर को उठाकर ले जाता है और सुखवीर की खूब सेवा करता है। कुछ ही देर में सुखवीर को होश आ जाता। ये मैं कहाँ हूँ? मैं तो अपने घर जा रहा था, फिर यहाँ कैसे आया? मुझे जल्दी से अपने घर जाना होगा। तुम रास्ते में बेहोश पड़े थे, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आया। तुम्हारा अभी अपने घर जाना ठीक नहीं रहेगा। पहले तुम्हें आराम करने की जरूरत है, उसके बाद अपने घर चले जाना। आपने मेरी मदद क्यों की? आप तो मुझे जानते भी नहीं हो, फिर भी आपने मेरी मदद की, मुझे अपने घर ले आए और मेरा इतने अच्छे से ख्याल रखा। देखो सुखवीर, जीवन में केवल खुद की मदद करना ही काफी नहीं होता है, बल्कि हम सब एक दूसरे की मदद के लिए हैं। जब कोई इंसान परेशान हो तो हमारा फर्ज बनता है कि उसकी मदद करें। हो सकता है कि तुमने अब तक लोगों के बुरे पहलू ही देखे हों, लेकिन मैं मानता हूँ कि अच्छाई भी इसी दुनिया का हिस्सा है। सच में, क्या आपको नहीं लगता कि लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए ही जीते हैं, किसी और की परवाह नहीं करते, चाहे दूसरा जिए या मरे? हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता है। कुछ लोगों के अंदर अच्छाई भी होती है। वैसे तुम बेहोश कैसे हो गए थे? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी हालत कुछ अच्छी नहीं है। मेरा बेटा बहुत बीमार है, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है जिससे मैं उसका इलाज करवा सकूं। मैंने सभी से अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे उधार मांगे, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मैं आखिरी उम्मीद लेकर मुखिया जी के पास गया था, लेकिन उन्होंने भी मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया। मैं इसी सोच में डूबा हुआ था। अचानक मुझे चक्कर आ गए, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। अब आँख खुली तो तुम मेरे सामने हो। तुम तो बड़ी मुसीबत में हो। अब तक तो तुम्हारे बेटे की हालत बहुत खराब हो गई होगी। तुम एक काम करो, जल्दी से अपने घर जाओ और अपने बेटे का इलाज करवाओ। वो भला आदमी सुखवीर को बहुत सारे पैसे देता है। इन पैसों से तुम अपने बेटे का इलाज करवाना और बचे हुए पैसों से कोई कारोबार कर लेना। जब कभी तुम्हारे पास पैसे हो तो मेरे लौटा देना। पर भाई, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, लेकिन तुम मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं हो। मैंने देवी देवताओं का नाम सुना तो जरूर है, लेकिन कभी देखा नहीं था, और आज मैंने देख लिया। आपने एक अनजान आदमी की इतनी मदद की, इसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ। अरे भाई, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? ये कोई बड़ा काम नहीं है। अब तुम जल्दी जाओ और अपने बेटे को दिखाओ। सुखवीर जल्दी से अपने घर जाता है।
और अपने बेटे का इलाज करवाता है। कुछ ही दिनों में सुखवीर का बेटा ठीक हो जाता है। एक दिन सुनीता सुखवीर से कहती है, आपने मुझे बताया नहीं, आप पैसे कहाँ से लाए थे? सुनीता, ये पैसे मुझे एक आदमी ने दिए थे। मैं तो उसे जानता भी नहीं कि वो कौन था, लेकिन मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं था। मैंने उससे उसका नाम पूछा, लेकिन उसने मुझे नाम बताने से इनकार कर दिया। मैं उसे जंगल में बेहोशी की हालत में मिला था। उसने मुझसे कहा था कि कुछ पैसों से अपने बच्चे का इलाज करवा लेना और बचे हुए पैसों से कोई कारोबार कर लेना। तुम सही कहते हो, वो आदमी हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। सुनीता, अभी मेरे पास बहुत पैसे बचे हुए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इन पैसों से कोई काम शुरू कर लेता हूँ, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या काम शुरू करूँ। मैं तो कहती हूँ एक दुकान खोल लेते हैं जिसमें हम गोभी के पराठे बेचा करेंगे। तुम तो जानते ही हो मैं कितने स्वादिष्ट गोभी के पराठे बनाती हूँ। तुम सही कहती हो सुनीता, गोभी के पराठे हर आदमी को पसंद है। मैं अभी बाजार से जाकर सामान ले आता हूँ। कल से हम गोभी के पराठे बेचना शुरू कर देंगे। सुखवीर बाजार जाकर पराठे बनाने का सामान ले आता है और फिर वो अगले ही दिन गोभी के पराठे बेचना शुरू कर देते हैं। अरे भैया सुखवीर, गोभी के पराठे बेचने शुरू कर दिए। खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। चलो एक पराठा खिलाओ, देखो तो सही पराठे कैसे बने हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, मैं तुम्हें अभी गोभी का पराठा देता हूँ। ये लो भैया, गोभी का पराठा जल्दी से खा कर तो बताओ कैसा बना है। तुम मेरे पहले ग्राहक हो। जैसे ही वो आदमी गोभी का पराठा खाता है तो खाता ही रह जाता है। उसे गोभी के पराठे इतने अच्छे लगते हैं कि वो 4 पराठे खा जाता है। अरे भाई जी, क्या मिला दिया पराठों में? पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भर रहा। ऐसा मन करता है कि 2-3 पराठे और खा लूं, लेकिन मैं खाऊंगा नहीं। कहीं पता चले मजे मजे में पेट खराब हो जाए, उल्टे लेने के देने पड़ जाएं। कुछ ही दिनों में सुखवीर के गोभी के पराठे बहुत ही फेमस हो जाते हैं। दूर दूर से लोग उसके पराठे खाने आने लगते हैं। ये बात गांव के सरपंच के कानों तक पहुंच जाती है तो वो तुरंत सुखवीर की दुकान पर चला आता। अरे वाह सुखवीर, बहुत बड़ी दुकान खोल ली। अभी तो कुछ दिनों पहले लोगों से पैसे उधार मांगता फिर रहा था। एकदम इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए तेरे पास जो इतनी बड़ी दुकान खोल ली? मुखिया जी, सब ईश्वर की देन है। उसके घर में देर है अंधेर नहीं, हर किसी का ख्याल रखता है वो। अरे बात तो बहुत ही ज्ञान की कर रहा है। तेरे गोभी के पराठों का नाम बहुत सुना है, जरा 1-2 पराठे मुझे भी तो खिला। हाँ हाँ, क्यों नहीं मुखिया जी। सुनीता, मुखिया जी को पराठे दो। जैसे ही मुखिया सुनीता के हाथ के पराठे खाते हैं वो तो सुनीता की तारीफ करने लग जाते हैं। अरे वाह, बहुत ही लजीज पराठे हैं। सुखवीर, तेरी पत्नी के हाथों में जादू है, भाई मानना पड़ेगा। ऐसे पराठे मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाए। अच्छा भाई, मैं अब चलता हूँ। तुम्हारे पराठों के कितने रुपए हो गए? अरे मुखिया जी, कैसी बातें करते हो? हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं? क्यों भाई, तुम मुझसे पैसे क्यों नहीं ले सकते? ये तुम्हारा काम है। काम में यारी दोस्ती नहीं होती। अगर गधा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? लेकिन मुझे एक बात का बहुत दुख है कि उस दिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। उसके लिए मुझे माफ कर देना मेरे भाई। मुखिया सुखवीर को पैसे देकर चला जाता है। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जब सुखवीर अपने घर होता है तो उसका दोस्त मुकेश आता है। सुखवीर, तुम्हारी भाभी की तबीयत बहुत खराब है। घर में एक पैसा भी नहीं है जिससे मैं उसकी दवाई ला सकूं। तुम ही हो जो इस मुश्किल वक्त में मेरी मदद कर सकते हो। मुकेश भाई, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें अभी पैसे दे देता हूँ। सुखवीर मुकेश को पैसे दे देता है। मुकेश ने तो ये सोचा था जैसे मैंने उसे पैसे उधार नहीं दिए थे, सुखवीर भी मुझे पैसे उधार नहीं देगा। लेकिन सुखवीर ऐसा नहीं था। उसके घर जो भी मदद के लिए आता था वो सभी की मदद करता था। ये सब देखकर मुकेश को अपनी गलती का एहसास होता है। वो सुखवीर से कहता है, आज मुझे सच्ची दोस्ती की ताकत का एहसास हुआ है। जब तुम्हारी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, मैंने तुम्हारे सामने अपने पैसे का दिखावा किया और तुम्हारे हालात का मजाक बनाया। मेरे घमंड और अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था कि मैंने तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दिया। लेकिन अब समय ने मुझे एक बड़ा सबक सिखाया है। मैंने देखा कि पैसे, ऐशो आराम की दुनिया कितनी छोटी और अस्थायी है। सच्ची दोस्ती और मानवता की अहमियत कहीं अधिक है। मुझे अपनी गलती का एहसास है। कृपया मुझे माफ कर दो सुखवीर। अरे भाई मुकेश, इसमें माफी की कोई बात नहीं है। मैंने जो किया ये तो मेरा फर्ज था। सच्ची दोस्ती और इंसानियत का मतलब ही यही होता है
कि हम एक दूसरे के कठिन समय में साथ दें और एक दूसरे की मदद करें। तुम्हारे प्रति मेरी जिम्मेदारी थी और मैंने वो निभाई। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, ये सबसे बड़ी बात है। ये समझना कि पैसे और ऐशो आराम की दुनिया की तुलना में सच्ची दोस्ती और मानवता की अहमियत कहीं ज्यादा है। यही तो असली माफी है। इसलिए मैं तुम्हें दिल से माफ करता हूँ और यही सबसे बड़ी सजा भी है कि तुम्हें ये समझ में आ गया। अरे भाई, अब तुम जल्दी जाओ और ख्याल रखो। मुकेश अपने घर चला जाता है। सुखवीर अपनी पत्नी से कहता है, हमारे पास जमा पूंजी तो अच्छी खासी हो गई है और हमारा काम भी अच्छा चल रहा है। ईश्वर की दुआ से सब बढ़िया है। मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं उस भले आदमी के उधार पैसे उसे दे आऊं। तुम सही सोच रहे हो। उस भले आदमी ने इतने कठिन समय में हमारी मदद की थी। उसी की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब तुम उसके पैसे लौटाओ। सुखवीर उस भले आदमी के पैसे वापस करने के लिए निकल जाता है। जब सुख घर पहुँचता है तो उसे वो भला आदमी नहीं मिलता है। उसे एक दूसरा आदमी मिलता है। सुखवीर उससे कहता है, अरे भाई, यहाँ पर पहले एक आदमी रहता था, मुझे उसी से मिलना है। कौन आदमी? नाम क्या है उसका? उसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो बहुत ही दयालु था। अरे यहाँ ऐसा कोई आदमी नहीं रहता है। पिछले 20 साल से इस घर में तो मैं रह रहा हूँ। अरे मुझे पूरा याद है, वो आदमी मुझे इसी घर में लेकर आया था। मैं इस घर में लगभग 3 घंटे रुका था। अरे क्यों फिजूल की बातों से मेरा समय खराब कर रहे हो? कितनी बार बताऊं कि यहाँ मेरे सिवा और कोई नहीं रहता है। अब यहाँ से जाओ और मुझे काम करने दो। फिर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। घर पहुंचकर वो अपनी पत्नी से कहता है, सुनीता, आज मुझे बहुत ही अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा। उस घर में जहाँ वो मुझे भला आदमी लेकर गया था ना, वहाँ मुझे वो नहीं मिला, बल्कि मुझे एक बिल्कुल अलग व्यक्ति मिला। उसने कहा कि वो 20 साल से उस घर में रह रहा है। उसके अलावा वहाँ और कोई नहीं रहता। क्या तुम पूरी यकीन से कह सकते हो वो भला आदमी तुम्हें उसी घर में ले गया था? अरे हाँ हाँ, मुझे पूरी तरह से यकीन है। उस घर की पहचान मेरे दिमाग में गहरी बैठी हुई है। वो आदमी मुझे उसी घर में ले गया था और मैं वहाँ पर करीब 3 घंटे तक रुका था। लेकिन आज जब मैं उस घर में जाकर उस आदमी को खोजने लगा तो मुझे एक अलग ही व्यक्ति मिला। उसने बहुत ही जोर देकर कहा कि वो 20 साल से वहाँ पर रह रहा है और उसके अलावा वहाँ कोई नहीं रहता। मुझे लगता है कि ईश्वर ने हमारी मदद एक रहस्यमय तरीके से की है। तुम्हारी ईमानदारी और अच्छाई की वजह से ही हमें वो मदद मिली थी। उसके बाद सुखवीर जरूरतमंदों की खूब मदद करने लगता है। कुछ ही दिनों में वो एक बड़ा सा घर बना लेता है और फिर खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है।